कमजोर नतीजों और क्रूड के फिसलने से अमेरिकी बाजार गिरकर बंद। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% की गिरावट। अंतरिम चेयरमैन बनते ही रतन टाटा का बड़ा फैसला। जेएलआर के सीईओ रॉल्फ स्पैथ और टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के बोर्ड में हुए शामिल। सितंबर तिमाही में भारतीय एयरटेल ने पेश किए मिले जुले नतीजे। मुनाफे और आय पर दिखा दबाव, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल में हिस्सा बेचने पर मैनेजमेंट कर सकती है विचार। दूसरी तिमाही में एक्सिस बैंक के बेहद कमजोर नतीजे। वॉच लिस्ट के 30% लोन एनपीए हुए। शेयर में आज दिखेगी जोरदार गिरावट। ब्रोकरेज हाउसेज भी बेरिश। आ जाएंगे एचडीएफसी के भी नतीजे। एफएमसीजी सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज। आईटीसी के मुनाफे वॉल्यूम ग्रोथ में बढ़त की उम्मीद, वहीं कमजोर रह सकती है एचयूएल की दूसरी तिमाही। हीरो मोटोकॉर्प से अच्छे नतीजों की उम्मीद। मुनाफा 19% तो आय 15% बढ़ने की संभावना। मार्जिन्स में भी ग्रोथ का अनुमान। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में नहीं सुधरी भारत की रैंकिंग। 190 देशों में भारत का स्थान 130वें नंबर पर। हालांकि बिजली की सुविधा देने में जबरदस्त सुधार। और आज की शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से है कमजोरी के संकेत और एफआईएस की बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। तो बड़ा सवाल है कि क्या 8600 की तरफ बढ़ेंगे और क्या कमजोर शुरुआत के बाद निचले स्तरों से होगी रिकवरी। इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी। लेकिन देखिए, ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यहां यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, नतीजे अच्छे नहीं आए वहां पर। और आप देखिए, डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, यानी लोग मानकर चल रहे हैं ब्याज दरें दिसंबर में बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो दुनिया भर के बाजारों का मूड आज खराब कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों में एक गिरावट के साथ शुरुआत होगी और पूरा का पूरा एशियाई बाजार आप देखिए लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर इस तरह के क्यूज हो तो बुल्स थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। ये बताइए, आप कैसे रीड कर रहे हैं इन क्यूज को? और एक्चुअली हो भी ये रहा है हेमंत कि 8700 के ऊपर टिके रहने में मुश्किल आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, खासतौर से डॉलर का मजबूत होना दुनिया भर में इक्विटीज के लिए अच्छा है नहीं। ये अलग बात है कि उतनी तेजी से दुनिया भर के बाजार नहीं गिर रहे जितने शायद गिरने चाहिए, लेकिन फिर भी डाउ की कमजोरी से एक संकेत लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउ बहुत कम गिरा है, डाउ दिन के निचले स्तरों पर जाकर रुका है। जी हाँ। दूसरा, एप्पल के नतीजे जो आए वो बेहद कमजोर है। तो नतीजे जो अब तक अच्छे आ रहे थे वहां पहला झटका लगा। यही वजह कि एशिया थोड़ा नेगेटिव साइड पर रिएक्ट कर रहा, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फर्स्ट हाफ में नंबर्स अच्छे हैं, उसके बाद नंबर थोड़े कमजोर हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में ऐसा होता है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। लेकिन आप ये बताइए, अगर बाजार यहीं खुलते हैं इतने ही नीचे जितना एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है, तो फिर भी बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए, कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, कैसे ट्रेड करेंगे? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। और देखिए, 8640 8650 वो सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, वहां हम रुकने चाहिए और वहां शायद खुले तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। बेचने के लिए वैसे तो बड़ा सेफ 8700 के आसपास का लेवल है, लेकिन वो शायद आज मिलेगा नहीं। ऐसे में जब गैप से खुल जाए तो फिर आपके पास बेचने के मौके बहुत ज्यादा नहीं होंगे। कब होंगे? जब आप 8650 के नीचे और टिके तो 25 से 50 पॉइंट की रिस्क आपके लिए नीचे की ओर बनती है। तो ऐसे में तब आपको बिकवाली करनी चाहिए जब आप 8640 8650 के नीचे टिक जाए, तब आपके लिए करेक्शन पूरा होगा 8600 के आसपास का। अब दो बड़े रीजन है, ग्लोबल मार्केट्स और एफआई, इनकी वजह से दबाव बनेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है जो मैं 3 दिनों से कह रहा हूं, आज फिर से कहूंगा कि 8600 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाजार उसको तोड़ने की जल्दबाजी में होगा नहीं। और एक्सपायरी के एक दिन पहले ये लेवल वो हैं जहां पर कम से कम आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेना चाहिए। आप तेजी करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन शॉर्ट्स कम से कम वहां पर कवर कर लें। तो 8600 के आसपास मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स के लिए इससे बेहतर मौका होगा। लेकिन देखिए, एक्सपायरी के हफ्ते में कोई भी लेवल सेफ नहीं है, न ऊपर की तरफ न नीचे की तरफ। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि दो रणनीति आज के सेशन में बनाएं। एक तो सिंपल है, 8725 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन में बने रहें और जैसे जैसे बाजार नीचे जाए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। 8650, 8625, 8600 ये 3 लक्ष्य नीचे की तरफ।
या दूसरा तरीका है कि 8,600 के जितना नजदीक आप खरीदेंगे सेफ रहेंगे, 25 पॉइंट की रिस्क नीचे 8,575 के स्टॉप लॉस के साथ, बेहद स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ लगाएं। 8,675, 8,700 फिर से आ सकता है। तो आपका जो सवाल है कि बहुत कमजोर खुल जाए, तो फिर मुझे लगता है कि 8,600 के आसपास एक खरीदारी का मौका देखना चाहिए, शॉर्ट कवर करना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर कमजोरी हुई तो यहीं से होगी नतीजों के दम पर। एक्सिस बैंक के जो कल खराब आए हैं 19,720,000 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है। तो 19,700 के नीचे फिसलने के बाद बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की रिस्क खुल सकती है। तो बैंक निफ्टी में आपको करना ही है 19,900 का ही स्टॉप लॉस लगा लेना है और 19,750 पहला लक्ष्य रखे और उसके बाद 19,600 ये लक्ष्य। आज मैं बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूं निचले स्तर पर, और खरीदना है तो 19,500 के आसपास आ जाने दें, फिर देखेंगे। एक्सिस बैंक ने क्या मूड खराब किया है। 5 साल के उच्चतम स्तर पर एनपीए आना चिंता की बात है साफ तौर पर। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। कल आईडीबीआई बैंक ने भी हालांकि मूड खराब किया था। एमएनएम फाइनेंशियल्स के नंबर भी देखिए मार्केट बंद होने के बाद बेहद कमजोर आए। तो ये पैक जो है वो अब प्रॉब्लम पैक हो गया है। इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं हम, लेकिन एफआईआईएस के डेटा पर अनिल पहले बात कर लें, क्योंकि ये भी मूड ही खराब कर रहे हैं। खरीदारी हो ही नहीं रही है। कल भी 600 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में इन्होंने बिकवाली करी। 11 में से देखिए 8 दिन लगातार ये बिकवाली कर रहे हैं। अगर डीआईएस नहीं होते तो बाजार सारे अहम लेवल्स तोड़ चुका होता है। ये बताइए कैसे लीड कर रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं, डेटा खराब है। और उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सेक्टर्स के लिहाज से आज बैंक्स और एनबीएफसी इसीलिए मैंने नेगेटिव चुने। खाली 2 ही सेक्टर मैंने ज्यादा नेगेटिव साइड पर चुने। एनबीएफसी क्योंकि एमएनएम फाइनेंशियल और वैसे भी हाई बीटा है, तो बाजार कमजोर होना है या मिड कैप्स जो पिछले 2 दिनों से दबाव दिखा रहे हैं, तो यहां से दबाव बनेगा। अगर पॉजिटिव कुछ होगा तो टेलीकॉम में हो सकता है भारतीय के रिजल्ट के दम पर, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव है, माइल्ड पॉजिटिव है। अब जहां तक डेटा का सवाल है इसमें कोई डाउट नहीं, कल बिकवाली का दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। और बिकवाली जिस तरह की हुई वैसा मार्केट उतना खराब था नहीं, क्योंकि आप देखिए उतने बुरे हम बंद नहीं हुए, मुश्किल से 15-17 पॉइंट निफ्टी पर नीचे बंद हुए हैं। 600 करोड़ की कैश की बिकवाली, और कैश की बिकवाली के साथ ही 765 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफआईज ने बेचे। तो वायदा कारोबार में भी बिकवाली का दबाव बढ़ा है। थोड़ी सी राहत की बात आप ये ले सकते हैं कि 190 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में की है। डोमेस्टिक फंड्स खरीद रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनके डेटा थोड़े छोटे हैं एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले में। तो एक संकेत साफ दिख रहा है कि एफआईएस फिलहाल खरीदारी के मूड में है नहीं, न कैश मार्केट में न वायदा कारोबार में। और यही वजह हम बार बार कह रहे हैं कि आपको गैप मिले, बाजार ऊपर आए तो बिकवाली कीजिए। तो ऊपर के स्तरों पर बाजार के लिए इन डेटा के दम पर टिकना मुश्किल है, और इसीलिए अहम सपोर्ट लेवल जो 8,600 शायद जल्दी से न तोड़े, लेकिन 8,700, 8,725 वो रेंज है जहां जाकर बाजार बार बार अटकेगा। चलिए, तो फेड की पॉलिसी है अगले हफ्ते, उससे पहले कॉशियसनेस देखने को मिल रही है। सबको डर यही है कि इस पॉलिसी से संकेत मिलेंगे कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स कमजोर, एफआई के डेटा कमजोर और यहां पर नतीजे भी कमजोर। तो आज बहुत सारी कमजोरियों से बाजार को जूझना पड़ेगा। पूछते हैं बागले साहब से वो फिर कैसे आज मार्केट को ट्रेड करना चाहेंगे। सर गुड मॉर्निंग, बताइए 8,700 के ऊपर बंद होने में तो काफी पसीना आ रहा है निफ्टी को, कैसे अप्रोच करेंगे फिर? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक ऊपर में टिक नहीं रहा है। आप पूछे गैप से खुलेगा तो क्या हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे? द आंसर इज नो। ठीक बात। उतनी मुझे वीकनेस भी नहीं दिखाई दे रही है, बट स्ट्रेंथ नहीं है। तो जैसे मैंने कल कहा 8700 के आसपास एक्सपायरी होगी और 8600 मुझे ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है। 8660 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है, जो शायद ट्रिगर हो जाए तो तेजी करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सीमित दायरे में निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी 19,600 to 20,000 ये है। तो बेसिकली नो एक्शन है। ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन शॉर्ट करके भी शायद आप पैसा नहीं कमा सकते। तो शॉर्ट से बैंक निफ्टी खुले तो उसे भी नहीं बेचना चाहिए? मैं वेट करूंगा बाउंस बैक के लिए। ये मार्केट सीमित दायरे का है, तो आप गैप से खुलेगा और बेचेंगे और बाउंस बैक होगा तो आप फंस सकते हैं। और एक्सपायरी है तो आई थिंक प्ले फॉर दैट स्मॉल मूव एंड वेट फॉर योर लेवल्स टू कम। एक्सपायरी है, ये बड़ी बात है। और आप देखिए एक्सपायरी के मूव्स भी देखने को मिलेंगे। अनिल और हम कल कह भी रहे थे कि एक्सपायरी से पहले इतने नतीजे आने वाले हैं कि किसी भी तरफ बाजार जा सकता है। एक्सिस बैंक ने देखिए निराश कर दिया, आज ये मूड खराब करने का काम करेगा। तो फिर एक्सपायरी कल कहां होगी? एफएनओ डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? डेटा में बदलाव नहीं है, न 8,600 के नीचे की दिख रही, न 8,800 के ऊपर की दिख रही। इनफैक्ट अपसाइड थोड़ा उल्टा है, ये कह सकते हैं कि गैप होती हुई दिख रही, क्योंकि 8,700, 8,725 की रेंज को निर्णायक तरीके से बाजार तोड़ने के लिए, उसके पार जाने के लिए तैयार नहीं होता दिख रहा है। तो अभी आप रेंज पूछेंगे तो ऐसा लग रहा है 8,600 से लेकर 8,700 के आसपास की रेंज में कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। 8,600 के नीचे के भी अभी लेवल नहीं दिख रहे हैं, और 8,600 के ऊपर एक्सपायरी होना बहुत जरूरी भी है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से।
जहां तक बाकी वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, एक संकेत साफ है कि कल के सेशन में शॉर्ट्स बने हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में बढ़ा है। 2,10,000 शेयरों से माफ कीजिएगा 2,10,000 शेयरों से बैंक निफ्टी में बढ़ा है, 9 लाख शेयरों से निफ्टी में बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि कल के सेशन में रोल ओवर्स कैसे हुए हेमंत, जिन लोगों को शॉर्ट रोल ओवर करने उन्होंने पहले कल बेचा है, वो आज खरीदेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स कई दिनों बाद पहली बार कल थोड़े से हावी हुए हैं। ये एक डेटा में दिख रहा है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो खाली 2 बेसिस पॉइंट घटकर आया है, 0.98, तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक संकेत साफ दिख रहा है कि बाजार उसी तरह से ट्रेड करना चाहता है। और दूसरा ये 8,600 8,800 जो एक्सपायरी की ट्रेडिंग रेंज हम वो करें, तो वायदा कारोबार के डेटा थोड़े से नेगेटिव साइड पर बढ़े हैं क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनी है। ओके, चलिए, तो वायदा कारोबार के डेटा अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऐसे बाजार में फिर आपको कौन से स्टॉक्स में आज कमाई के मौके दिख सकते हैं? वागले साहब हमारे साथ हैं। वागले साहब बताइए फिर पिक्स क्या होंगी आज के लिए, 2 टॉप पिक्स दीजिए। हेमंत, पहले तो डॉक्टर रेड्डी के साथ जाना चाहूंगा, बाय करके जाना चाहूंगा। मेरे वैसे आज 3 बाय है ये मार्केट में भी, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैटर्न्स मुझे अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी में एक सपोर्ट लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक कल हमने देखा है और मुझे लगता है वो आज कंटिन्यू होगा। इसका स्टॉप लॉस होगा 3140 और इसका टारगेट होगा 3321, जो 1 या 2 या 3 दिन में आ सकता है। दूसरा कॉल होगा सेल इन महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें आप 2 दिन से वीकनेस देख रहा हूं और भी आज कंटिन्यू हो सकता है। कल भी इसमें मेरा सेल था। ये 1323 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1262। ये अगेन 1 या 2 दिन का व्यू है। ओके, आपको बता दूं डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक अच्छी खबर भी है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो डॉक्टर रेड्डीज में देखिए कल भी तेजी होती हुई नजर आई है, तेजी जारी रह सकती है। M&M पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं 5 एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है। और राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई मुदित गोयल SMC ग्रुप के कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 8,750 तक का टारगेट है, 8,650 का स्टॉप लॉस भी रखिए। श्रीमी भौमिक की राय भी खरीदारी की, लेकिन उनका स्टॉप लॉस बेहद छोटा है, 8,670। देखना होगा शुरुआत उसके नीचे तो ना हो। 8,740 का उनका लक्ष्य। लेकिन मानस जायसवाल देखिए कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए, इनका टारगेट है 8,575 का, 8,740 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कृणाल दायमा भी बेचना चाहते हैं। निफ्टी कल के हाइस के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर 8,730 पर, 8,620 का स्टॉप लॉस। तो 2 कह रहे हैं खरीदारी करिए, 2 कह रहे हैं बिकवाली करिए, तो आखिरी राय कुणाल की इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो भी कह रहे हैं बेच कर चलना चाहिए। 8,600 के टारगेट, 8,725 का स्टॉप लॉस। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट्स बेरिश, 2 बुलिश। राय बटी हुई बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसा बाजार का रिएक्शन है, नीचे में से खरीदारी आती है और ऊपर बिकवाली का दबाव बनता है। लेकिन रेंज जो दिख रही है वो ये कि 8,600 से लेकर 8,650 ये है निफ्टी का अहम सपोर्ट रेंज। 8,725 8,750 के पार जाना होगा मुश्किल। तो इसी रेंज को आपको करना है ट्रेड आज और कल तक शायद एक्सपायरी में। ये है हमारे 5 एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर। तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे अमरीश बालिगा, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट। पूछेंगे उनसे कहां है आपके लिए ट्रेडिंग और निवेश के मौके इस बाजार में। साथ ही उन स्टॉक्स पर डालेंगे नजर जहां पर खबरों के दम पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन, यानी कि 5 का पंच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सिस बैंक, इस पर रखिएगा नजर। अनुमान नहीं था कि इतने कमजोर नंबर्स आएंगे। 1,640 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान था और मुनाफा आया कुल 319 करोड़। क्या प्रोविजनिंग बढ़ी है, क्या NPAs बढ़े हैं। आज का बड़ा एक्सीडेंट, ये बताइए कितना % गिरेगा? 4-5% गिरे तो बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली मैं एक डेटा देख रहा था हेमंत, ये तो नतीजे चलिए सबको झटका देने वाले हैं, लेकिन महीने भर पहले के डेटा जहां पर एक्सिस बैंक के टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज ने ESOPs बेचे हैं, ESOPs के शेयर। MD ने शायद 3.5 लाख शेयर बेचे हैं, शिखा ने शेयर बेचे हैं, बिल्कुल वो सामने आया भी है। ये कुछ कहानी कहता है कि लेकिन जो कह रहे हैं ठीक है ESOPs हैं बेचे हैं, लेकिन हाँ समय इंपॉर्टेंट है। ESOPs तो मेरे पास 12 साल से ठीक बात है। मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, मेरे पास 12 साल से कभी भी कैसी भी परफॉर्मेंस रही मैंने बेची नहीं है, अच्छी हो या खराब हो। तो ऐसा नहीं है, आप किसी चीज को ऐसा ESOPs बेचने का राइट है हर एक एम्प्लॉय का, उसमें कोई गलत बात नहीं, बेचना चाहिए। लेकिन
जो हमें कोरिलेट करना वो तो हम करेंगे, उससे हमें कौन रोक सकता है, ठीक है ना। तो वो दिखता है साफ तौर पर कि आज। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अमरीश भी हमारे साथ, इस तरह के नतीजों का किसी को एक मार्केट में किसी एक जन को अंदाजा था कि इतने खराब आ सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो फिर क्यों कोरिलेट नहीं करेंगे लोग? surely to correlate करेंगे, and this will also become a big corporate governance. Exactly. Absolutely. क्योंकि करीब 3 क्वार्टर पहले रिजल्ट्स काफी खराब आए थे, उस वक्त स्टॉक पिटा था, राइट। और उसके बाद 2 क्वार्टर्स ठीक ठाक रिजल्ट दिए, लोगों ने सोचा कि ठीक है, आई थिंक इट वाज अ 1 क्वार्टर इश्यू, पर अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आई डोंट थिंक द मैनेजमेंट विल हैव द सेम कॉन्फिडेंस among the investors, at least for the next couple of quarters, if not the next couple of years. ये वो बैंक है जिसने सबसे पहले वॉच लिस्ट नाम का नामकरण किया था, और उसके बाद वो वॉच लिस्ट ही देखिए इतनी खराब प्रदर्शन दिखा रही, 55% का फॉल वहां पर देखने को मिला है। ये बताइए आपको क्या लग रहा है? अनिल कह रहे हैं 4 से 5% गिरेगा आराम से, ज्यादा से। हाँ। नहीं, 4 से 5% शायद आज ही गिर सकता है, बट देन इफ यू टॉकिंग ऑफ स्लाइटली लॉन्गर टर्म, मुझे लगता है कि इसमें खरीदार आना मुश्किल है। एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न, स्पेकुलेटिव बाइंग शायद हो सकता है, लाइक 8-10% गिरता है तो लोग आ जाएंगे लेने के लिए फॉर अ बाउंस बैक, पर मुझे लगता नहीं कि सीरियस इन्वेस्टर्स फिर से ये स्टॉक एटलीस्ट फॉर सम टाइम देखेगा। अच्छा ना, इसमें क्या हो गया, निफ्टी में 5 प्राइवेट बैंक हैं, अब आपकी कैटेगरी कैसे हुई? HDFC बैंक, नंबर 2 कोटक बैंक, नंबर 3 ICICI बैंक, नंबर 4 इंडसइंड बैंक, नंबर 5 यस बैंक और नंबर 6 एक्सिस बैंक। अच्छा, एक तो उस निफ्टी में 6 प्राइवेट बैंक है, और उस प्राइवेट बैंक की लिस्ट में 6ठे नंबर पे आ गया एक्सिस बैंक क्वालिटी के लिहाज से। वागले साहब कल कह रहे थे कि मुझे एक ट्रेड दिखता है, ICICI बैंक को खरीद लीजिए और एक्सिस बैंक को बेच लीजिए, कल ये और कोई नहीं कह रहा था। वागले साहब ये बताइए आज कितना एक्सिस बैंक गिरेगा, और अगर वो शिफ्ट करना है तो क्या आज भी मौका है या फिर वो कल ही मौका था? हेमंत, अभी गैप से खुलेगा 4% तो ऑब्वियसली मौका नहीं हो, लेकिन कल इनफैक्ट स्टॉक ऊपर था तो कल हमको मौका मिला था, और चार्ट्स में ये दिखाई देता है। और अनिल जी जो कह रहे थे कि ESOPs बेचने की बात, मैं तो समझता हूँ स्मार्ट मनी जिनको नॉलेज है शायद, चार्ट में मुझे ये दिख रहा है कि लगभग 580 के लेवल पे बड़ा सेलिंग हुआ है। 580? हाँ, 580, 590, 570, 570 to 590 ये रेंज में। और मैं आपको वो दिन भी बता सकता हूँ, 23 सितंबर। तो अगर आप, ये डेटा अवेलेबल है, किसने बेचा हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। नहीं अवेलेबल है, ये तो सब जगह अवेलेबल है। हाँ, बिल्कुल। तो स्मार्ट मनी मुझे दिखता है चार्ट्स में, किसने बेचा मुझे पता नहीं, बट जिसको ऑब्वियसली थोड़ी सी लेमैन से जानकर ज्यादा होगी। तो जो वागले साहब कह रहे हैं उस बात में एक और पॉइंट है, इसलिए हम सब मान रहे हैं नतीजे खराब है, चार्ट्स पर कमजोर हैं, लेकिन अगर 23 सितंबर से बिकवाली हो गई तो ये भी ध्यान रखें, बहुत गैप से खुल जाए तो नीचे से शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, उसके लिए भी सावधान रहें। तो वो लेवल्स भी आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो अब नियति के पास चलते हैं। अनिल, हम सब तो डिसअपॉइंटेड हैं ही, ब्रोकरेज हाउसेस तो हमसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और नियति बता रही है कि किस ब्रोकरेज हाउस ने किस तरह की रिपोर्ट निकाली है और कितना डाउनसाइड आज यहां पर देखने को मिल सकता है। नियति बताइए। जाहिर सी बात है 83% प्रॉफिट का किसी का फॉल हो तो ब्रोकरेजेस अपने टारगेट प्राइस तो घटाएंगे। CLS टारगेट प्राइस 650 का था, काफी बुलिश थे, और अब इसे घटा के 580 का कर रहे हैं। रेटिंग इन्होंने घटा दी है, बाय की इनकी रेटिंग थी, अन्य निवेश करने की सलाह थी, एक नॉच घटा के अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग कर रहे हैं। इनका की पॉजिटिव ये मान के चल रहा है कि 19% की ग्रोथ थी कासा डिपॉजिट्स में, सिर्फ यही एक पॉजिटिव बात थी। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटाया है, 626 का था, अब इसे घटा के 564 का कर रहे हैं। FY 17 और 19 के EPS अनुमान इन्होंने 2% और 45% तक घटा दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स का एक बड़ा EPS का डाउनग्रेड है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल तो मेंटेन कर रहा है और टारगेट प्राइस इन्होंने 675 का दिया है। एक करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इनका मानना है 12 महीने के दौरान स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी में। 28% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, इकलौते हैं जिनका इतना सॉलिड टारगेट है। मगर मैक्वायरी के कुछ नतीजों के बाद जो टारगेट प्राइस में देख रही हूं वो थोड़े रियलिस्टिक लग रहे हैं। न्यूट्रल का कॉल इनका मेंटेन है, 501 का इनका लक्ष्य था, अब इसे घटा करके इन्होंने 475 का कर दिया है, यानी मौजूदा भाव से आपको 10% का डाउनसाइड देखते हैं। ये FY 17 और 18 के इन्होंने EPS अनुमान 33% और 19% तक घटा दिए हैं। ओके, तो देखिए 475 के लेवल्स मैक्वायरी दे रहा है,
क्रेडिट स्विस ने अपने लक्ष्य घटाए, CLSA, गोल्डमैन सैक्स सबने अपने लक्ष्य घटाए हैं। तो आज ये स्टॉक तो काफी बड़ी गिरावट दिखाएगा। गिरने के बाद प्री ओपनिंग सेशन में एक बार फिर से फ्रेश व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन एक स्टॉक जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, भारती एयरटेल, उस पर बात करेंगे और भारती इंफ्राटेल पर बात करेंगे। भारती एयरटेल ने कल नतीजों के साथ ये भी कहा है कि भारती इंफ्राटेल में वो सिग्निफिकेंट स्टेक बेचेंगे। अब इस सिग्निफिकेंट स्टेक का क्या मतलब होता है, भारती इंफ्राटेल के शेयर में कितनी तेजी देखने को मिलेगी, इस सब पर बात करेंगे और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर भी बात करेंगे जो भारती पर आए, M&M फाइनेंशियल्स पर आए। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हां, बात करते हैं भारती एयरटेल की। आइडिया के कमजोर नंबर्स के बाद एक्सपेक्टेशन था कि ये भी वीक नंबर्स पेश करेगा, लेकिन नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। हाँ, भारती के नंबर सरप्राइजिंग है और इतने अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं थी। हालांकि कल थोड़ा सा स्टॉक एक्शन में आता हुआ जरूर नजर आया था खासतौर से, लेकिन ये नंबर्स देखते हैं किस तरह से FIs देख रहे हैं इन नंबर्स को। इन तमाम रिपोर्ट्स के साथ नीति हमारे साथ। नीति बताइए, कुछ अपग्रेड्स हैं क्या भारती के लिए? बिल्कुल है एनर्जी, सॉलिड परफॉर्मेंस था एग्जीक्यूशन के लेवल पे। कंपनी का मार्जिन्स और प्रॉफिट्स ने बीट किया है। रेवेन्यू भले ही सॉफ्ट हो, लेकिन मार्जिन्स लगातार चौथी तिमाही में एक्सपैंड किए हैं और यही ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहा है। CLSA मेंटेन कर रहा है निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस 393 का था, अभी इसको बढ़ा के इन्होंने 410 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से 31% की अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं इन्होंने। इनफैक्ट अपने 17 और 19 के एबिटा के प्रॉफिट के जो एस्टिमेट्स हैं वो 2% और 15% तक बढ़ा दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका भी 23% अपसाइड का है। 385 के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। मार्जिन से इनको खासतौर पर सरप्राइज मिला है। निवेश करने की सलाह 385 का लक्ष्य बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का, मगर 410 का लक्ष्य भारतीय एयरटेल पे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLSA देख रहा है। ओके, तो भारतीय एयरटेल को थम्स अप मिला है। आज इस स्टॉक को तो थम्स अप मिलेगा ही, साथ ही इस कंपनी ने नतीजों के साथ ये भी कह दिया कि वो भारती इंफ्राटेल में, जिसमें करीब वो 72% हिस्सेदारी ओन करते हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेक बेच सकते हैं। सिग्निफिकेंट स्टेक का मतलब तो बाजार में ब्रोकरेज हाउसेज मान रही हैं कि 51% से ज्यादा की भी हो सकती है, फिर ओपन ऑफर भी आ सकता है। अलग अलग अटकलें लगने लगी हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं हेमंत, या तो ये 51% रखना चाहें तो फिर 20% के आसपास की बिकेगी, और अगर 20% 51 से कम रखना है तो जो लेगा वो 26% लेगा मिनिमम। मुझे लगता नहीं कि 49% जितनी बिक जाए। अल्टीमेटली कौन लेगा? कोई न कोई PE फंड लेगा जिसे डबल डिजिट रिटर्न 8 से 10% 10 साल के रिटर्न में संतुष्टि है इक्विटी वाले। तो संभावना है कि KKR जैसे फंड्स, ब्लैकस्टोन जैसे फंड्स, ये इस तरह के अमेरिकन टावर जैसी कंपनियां भी ले सकती हैं, वो भी ले सकती है, PE फंड्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो लेंगे तो शायद एक ओपन ऑफर के चांस बनेंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज है, भारती के लिए तो पॉजिटिव है, भारती इंफ्राटेल के लिए भी नेगेटिव नहीं, लेकिन भारती इंफ्राटेल की स्टेक प्रीमियम पर बिकेगी इसकी संभावना कम लगती है। तो ऐसे में ज्यादा पॉजिटिव ये भारतीय एयरटेल के लिए नजर आता है। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं अमरीश इस डेवलपमेंट को? भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, सब पे राय दें। पॉजिटिव तो श्योरली है, पर बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि कल हम लोग ने अरविंद में देखा था, दैट वाज अ वैल्यू डिस्कवरी। यहाँ तो वैल्यू डिस्कवरी नहीं होने वाला है, यहाँ पे कैश फ्लो होने वाला है। सो दैट कैश फ्लो इज पॉजिटिव फॉर भारती एयरटेल। But then again, I mean, I don't think because of this it can move up tremendously from here. Secondly, जो results आए थे, clearly I think they have proved the analysis wrong, at least for this quarter. But then looking at the sort of freebies जो दे रहे हैं, customers को दे रहे हैं, I don't think the margins can really expand going forward. And looking at the sort of geo plans, मुझे लगता नहीं कि at least for the next 3 to 4 quarters कोई margin expansion होगा. I think this is one time. Possibly if there is a bounce because of this news, again should be utilized to book out to a certain extent, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि next 3-4 quarters में बहुत भागने वाला है। For example, I'll just tell you, I mean for me, in fact I'm a customer of Airtel. मुझे दिया है 7 GB एक्स्ट्रा डेटा दिया है 100 रुपया में। जी हाँ, वोडाफोन ने ऐसे ही किया। Absolutely. So there is no way that the margin expansion can happen. लेकिन अमरीश, मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई जो आपने कहा, और वो ये कि ये जो टेलीकॉम कंपनी में हो रहा है, इंफ्रा कंपनी में, चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन में हुआ हो, चाहे भारती एयरटेल जो भारतीय इंफ्राटेल में बनेगा, ये वैल्यू अनलॉकिंग नहीं है। हाँ। ये कैश डिस्कवरी है। सिर्फ हो ये रहा है, वैल्यू पता है, सिर्फ कैश आने से जो फायदा होना चाहिए उतना ही हुआ। यही वजह कि आप देखिए आरकॉम का स्टॉक भागा नहीं इतनी बड़ी डील के बावजूद, और यही वजह कि इंफ्राटेल भागेगा नहीं,
या फिर भारतीय एयरटेल में एक लिमिटेड अपसाइड बनेगी। ये आपने एकदम परफेक्ट एनालिसिस है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद कुछ और रिपोर्ट्स हैं नीति के पास, जहां एफआईज ब्रोकरेजेस ने अपनी राय दी है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हम चर्चा कर रहे हैं उन नतीजों की जो बाजार बंद होने के बाद आए और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स की। और रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं आ रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के लिए। नीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीति बताइए क्या कह रही है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट? मिक्स बैग था हेमंत, और उसी तरह से इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट्स आई हैं क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल थी मगर मार्जिन्स इनके कमजोर आए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच रिटेरेट करा है, यानी मेंटेन करा है अपनी बाय करने की सलाह। टारगेट प्राइस इनका 1430 रुपए का है, जो कि मौजूदा भाव से करीब 24 से 25% का अपसाइड देख रहे हैं। मगर मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ बेहद खराब थी। हालांकि स्टेबल एसेट क्वालिटी थी, लेकिन अभी भी अंडरवेट का कॉल ही मेंटेन करके चल रहे हैं। 1050 का इनका लक्ष्य है, जो कि 9% डाउनसाइड का है। चलिए, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर ये रिपोर्ट्स आती हुई। शुक्रिया नीति आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन एक रिजल्ट जो है कल कमजोर आया बाजार बंद होने के बाद, वो M&M फाइनेंशियल्स का, और आप कह भी रहे थे कि NBFCs में आज बिकवाली देखने को मिल सकती है। प्रोविजंस यहां पर भी देखिए 36% तिमाही दर तिमाही बढ़ गए हैं। ग्रॉस NPAs में भी इजाफा देखने को मिला है। इसके नंबर्स भी ना बहुत ही हैरान करने वाले होते हैं। एक क्वार्टर बहुत अच्छे, एक क्वार्टर बहुत खराब। मुझे समझ में नहीं आता हेमंत, तो ये NBFC है या सरकारी बैंक है? 11% NPA किसके होते हैं? कौन सी NBFC? अच्छा, 11% NPA करना है तो फिर ऐसी NBFC चलाने से फायदा क्या है? मतलब लॉजिक ही समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरा उसके ऊपर देखिए 45 करोड़ का प्रॉफिट क्या है? पूरे साल भर का कितना होगा? 450 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट। 45 का PE मल्टीपल कौन देता है, क्यों देता है? स्टॉक 170 से कितना 350 370 कितना हो गया है? वो बजाज फाइनेंशियल्स के NBFC वाले जो लेवल्स हैं, वो लोग सब उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। डबल हो गया है स्टॉक अपने निचले स्तरों से, और रिजल्ट ये है। ऊपर से 5000 करोड़ रुपए और जुटाने इनको डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में। मेरे को सब कुछ ठीक नहीं दिखा। चार्ट पर पूछ लेते हैं। हाँ, ये तो अब ये भी तो एक्सिस बैंक से ज्यादा गिरेगा। गिरना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या M&M फाइनेंस, एक बार की शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों पर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। शॉर्ट कवरिंग आना है, और शॉर्ट कवरिंग आना है तो वो बचाए तो बचाए, बाकी फ्रेश खरीदारी तो किसी को नहीं करनी। ठीक बात है। तो सर चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है हेमंत? 345 का एक अहम लेवल है, जो अगर टूटता है तो एक 10% का फॉल आ सकता है। 345 उसके तो नीचे खुलेगा। हाँ, तो फिर बेचना चाहिए 310 के टारगेट से। ओके, 310 के टारगेट नीचे की तरफ और आ सकता है। 345 पर नजर रखिए, खुलेगा आपके सामने। बागले साहब भी इधर ही है, पूछ लेंगे उनको कहां खुलता है और उसके बाद आपका क्या एक्शन होना चाहिए। ये एक बिल्कुल साफ तौर पर आपके लिए राय है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये भी एक बार जरा चार्ट देखकर बागले साहब बता दें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है। एक और मेरिल लिंच बोल रहा है 1430 का लक्ष्य, और दूसरा किसका 1000 का टारगेट आया था। तो क्या रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, चूंकि अब क्या लगता है कि बढ़ सकता है ये? अनिल जी, एक अहम लेवल है 1120, जिसके आसपास ये सपोर्ट ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में इसने लिया है, और मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करेगा। तो इसमें मैं इतना बेरिश नहीं रहूंगा। शायद मैं लूं ना, लेकिन ये बेचने का स्टॉक नहीं है। उसके आसपास एक्यूमुलेशन की सोचनी चाहिए। ओके, बेचना नहीं चाहिए, निचले स्तर पर खरीदनी। मैं भी राय आपको पॉजिटिव साइड पर ही पूछा था, लेने का मौका है क्या? हाँ, लेने का मौका है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो 1100 का एक स्टॉप लॉस रखे, मोमेंटम के साथ 1220 1240, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, कुछ हफ्तों या महीनों का भी होगा। चलिए, तो नतीजे काफी इंटरेस्टिंग आए हैं। कुछ अच्छे नंबर्स की भी बात करते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसके नतीजे देखिए बाजार बंद होने के बाद अच्छे आए हैं, और मुनाफा देखिए अनुमान लगाया जा रहा था कि 227 करोड़ रुपए के आसपास का आएगा। मुनाफे का फिगर आया 247 करोड़ रुपीस का। अमरीश, कैसे लगे आपको नंबर्स? Numbers तो अच्छे थे, but then I think the bigger story going ahead would be value unlocking for the various divisions. तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी शायद चल सकता है because of the sort of results they come out with. ओके, तो ये राय। और L&T फाइनेंस तो सेंचुरी मार्कर पार निकल ही चुका है, अच्छा रनअप हो चुका है। तो जहां हेमंत खराब नतीजे प्राइस में होते हैं, वहां अच्छे नतीजे भी प्राइस में होते हैं। तो आज NBFC पे मैं तो बुलिश नहीं हूं, तो पता नहीं अगर ये मजबूत खुले तो कितने लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो देखना होगा। इस बीच मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के विश्वेश चौहान हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में, वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। स्वागत है विश्वेश आपका भी। बताइए पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपनी राय।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी मोर और लेस कल के दिन में बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने देखा गया कि पुट में बहुत ज्यादा अच्छी अनवाउंडिंग देखी गई और कॉल में जो बिल्टअप देखी गई दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि हायर लेवल के ऊपर मार्केट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग मोर और लेस 8650 8600 की एक्सपायरी। सो ये एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रही है, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचा है, इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है, एट द सेम टाइम स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो उनका क्या व्यू है कि मार्केट मोर और लेस एक रेंज में रह सकता है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस चल सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी एक रेंज में है 8750 और 8600। मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर हम 8600 8620 टच करें तो बड़ा कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बताइए, आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है, तो आपके टॉप पिक्स क्या हैं आज के लिए? कहां पर खरीदारी करना चाहेंगे, किसे बेचेंगे? जी हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल एज ए ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा चल गया और कल के दिन में एक बहुत अच्छा स्टॉक था जो हमें लगता है कि अच्छा रिवर्सल दिया है, जिसके अंदर फिलहाल तो शॉर्ट कवरिंग ही दिखी जा रही, पर हमारा ऐसा मानना है कि और ऊपर जा सकता है। ICIL इंडो काउंट इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पे नवंबर फ्यूचर्स में ट्रेडर्स से सलाह होगी कि वो लॉन्ग पोजीशन बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली नवंबर एक्सपायरी में 900 तक के लेवल देखे जा सकते हैं ये स्टॉक में, स्टॉप लॉस 800 रुपए का मेंटेन करे। कल एक स्टॉक्स में बहुत अच्छा मिड कैप IT स्पेस में रिवर्सल देखा गया था, वो था हेक्सावेयर। मुझे ऐसा लगता है हेक्सावेयर के अंदर भी एक बुलिश स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जिसके अंदर में करंट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 205 का कॉल ऑप्शन खरीद के आप 210 का कॉल ऑप्शन बेचे, आपकी 200 छो की ब्रेक इवन हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 210 तक के लेवल देखे जा सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिन में, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे भी एक बुलिश स्टैंस होना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो लग रहा है मुझे मारुति, वो भी नवंबर फ्यूचर में आप लॉन्ग ऑप्शन बना के चले तो हमारा टारगेट 5960 का है, स्टॉप लॉस 5750 का रखिए। मारुति आज के दिन में और आने वाले एक आध हफ्ते में 5950 6000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। लगता है विश्वास जी को संदीप बागले जी अच्छी तरह से जानते हैं, आप दोनों पहले नहीं मेरे ख्याल से पहली बार ही मुलाकात हुई है, अभी 10 मिनट पहले। लेकिन शेयर तो आपने भी खरीदने की राय दी है। जी बिल्कुल, चार्ट पैटर्न भी काफी पॉजिटिव है। अभी आप पूछ ही रहे तो मैं लेवल्स भी बता देता हूँ। 794 का स्टॉप लॉस होगा और 870 का मेरा टारगेट होगा, जो 3 या 4 दिन का व्यू है। 870 का आपका टारगेट है, विश्वेश का टारगेट 900 का है। 900 का, जी चलिए ठीक है। टेक्सटाइल शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कल अरविंद की डील ने देखिए पूरे सेक्टर की रीरेटिंग कर दी। मैं सोचता था अरविंद किसी की बाय लिस्ट में आएगा, लेकिन परसों एक्चुअली दोपहर को बात की थी। राइट, तो अमरीश से पूछे अरविंद पर अब क्या व्यू बन रहा है? वैल्यू अनलॉकिंग तो वहां हुई है। एग्जैक्टली 480 का टारगेट मैं देख रहा हूँ MK ने दिया है इस डील के बाद। सर ये बताइए, रेटिंग होगी शेयर की, यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है? जा तो सकता है, मोमेंटम तो काफी अच्छा है एंड वट एवर न्यूज केम यस्टरडे वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मैंने इनफैक्ट बाय कॉल दिया था करीब 280 के आसपास। बताइए आपको सर। At that point of time, I think I had a target of about 360, which I kept revising. तो अभी तो मुझे लगता है कि करीब 440 460 जा सकता है। आप में से तीनों में से किसी के पोर्टफोलियो में है अरविंद? चलो नहीं ठीक, टॉमी हिलफिगर के कपड़े कितने पहने? हाँ, कपड़े का डिस्क्लेमर तो नहीं ले सकते। चलिए, ये है राय अरविंद पर, अभी भी मजबूती बन सकती है कल का स्टार परफॉर्मर। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव, भी बात करेंगे उनसे इस ब्रेक में। हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में अमरीश बालिगा, संदीप वागले, विश्वेश चौहान, और अब पुणे से हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव भी शामिल हो रहे हैं। किरण, स्वागत है आपका भी। बताइए कौन सी है आज की आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स? अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा फर्स्ट बाय रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, पर ये बाय लोअर लेवल्स पे है। 820 के करीब अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर मिलता है तो बाय करने की सलाह होगी। 810 का स्टॉप लॉस और 2 दिनों का टारगेट 840। हमने हमेशा देखा है कि एक्सपायर के करीब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा मूव देता है। हालांकि चार्ट पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है, पर अच्छे सपोर्ट्स 820 के करीब है, तो 820 पे बाइंग करने की सलाह होगी। दूसरा होगा HDFC बैंक, ये भी एक अच्छे सपोर्ट्स के करीब है, तो इसका बाइंग लेवल 1240 के करीब होगा। स्टॉप लॉस 1228 का लगाना चाहिए और टारगेट 1260 2 दिनों का रहेगा। तीसरा स्टॉक रहेगा गैब्रियल, जहां पे बाय करने की सलाह होगी। ये आज के लिए होगा 120 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 129.50 के रखनी चाहिए। ओके, लीवर खरीदे, लेकिन ये याद रखें कि लीवर के आज नतीजे आने वाले हैं HUL के, और थोड़ा कमजोर दिख रहा है तो फिर या तो नतीजे के बाद खरीदें, या फिर किरण जो बोल रहे हैं स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाएं, लंबा लगाएं,
ताकि नतीजों के दिन बड़ा भारी भरकम काम हो जाए कुछ। तो आज शायद बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आएंगे, तो मार्केट बंद होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नतीजे आएंगे। कोई फायरवर्क्स की एक्सपेक्टेशंस है नहीं। वॉल्यूम ग्रोथ कुल 2 से 3% रहने वाला है। मार्जिन में थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एफएमसीजी पैक में आईटीसी इंपॉर्टेंट होगा। इसके सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4% के आ सकते हैं, और वो आगे तो फिर क्या बात है। जी हाँ, तो और बाजार में वेटेज भी बड़ा रखता है। आईटीसी, लीवर, डाबर 3 एफएमसीजी दिग्गज हैं जहां नतीजे आने वाले हैं, और वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो लीवर में नतीजों के पहले शॉर्ट करने की राय है। आईटीसी विश्वेश, लेकिन शॉर्ट करने के लॉन्ग करने की राय है क्या नतीजों के पहले, या फिर क्या ट्रेड होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि कल के सेशन के अंदर आईटीसी के अंदर थोड़ा सा बिकवाली देखी गई थी, और करंट लेवल पे मेरी ऐसा सलाह रहेगी कि एफएमसीजी से थोड़ा सा दूर रहे तो ही बेटर रहेगा, बिकॉज एचएलएल भी थोड़ा सा, मेरा ऐसा मानना है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। तो आईटीसी करीबन 230 तक आ सकता है अगर आज के सेशन की बात करें तो। करीबन 225 के आसपास इसे लॉन्ग पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करा जा सकता है, बट फिलहाल फ्रेश बाइंग नहीं सलाह करूंगा। चलिए, तो आईटीसी में फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, तो फिर डाबर भी देखकर बता दीजिए। वागले साहब, आप भी यही राय रख रहे हैं कि एचयूएल थोड़ा सा निराश कर सकता है क्या, और डाबर पर भी राय दीजिए। एचयूएल तो मैं बेरिश हूँ, मुझे लगता है 800 और 790 के आसपास एक बार बॉटम, अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्यू से लेना है, एंटिसिपेट करना है एज एन इन्वेस्टर, तो वो लेवल्स होंगे 790 के, उसके पहले नहीं। डाबर मुझे नहीं लगता है 275 ब्रेक करेगा। ऑन द अपसाइड 295 ये सीमित दायरा होगा 20 रुपए का, तो मैं अवॉइड ही करूंगा। अनिल, हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे भी आने वाले हैं, और माना जा रहा है कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। मार्जिन हालांकि इंपॉर्टेंट होगा, देखना बिल्कुल। और अगर 17% या उसके ऊपर के मार्जिन आते हैं तो इस स्टॉक में बड़ा एक्शन। मेरी नजर एक ही चीज पे है हेमंत, क्या हीरो मोटोकॉर्प प्रॉफिट का फिगर 4 डिजिट में दिखाता है? 920 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। अगर 4 डिजिट में फिगर आया है प्रॉफिट का, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास या इसके ऊपर, 17% के ऊपर के मार्जिन और 8000 करोड़ के ऊपर की टॉप लाइन, ये 3 चीजें चाहिए, तो हीरो मोटोकॉर्प बहुत बड़ी तेजी के लिए फिर यहाँ से तैयार हो सकता है। तो यहां से मुझे लगता है कि फिर ऐसे में अगर हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक 150-200 रुपए और चल जाए इन नंबर पे, तो बड़ी बात नहीं। वागले साहब गर्दन हिला रहे, लगता है चार्ट पे कुछ दिखा ऐसा है। कल हमने इसकी बात की थी दोपहर के शो में, 34-30 का मैंने टारगेट दिया था। 34-30, हाँ, जो लगभग 3-3.5% होता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ऊपर मुझे नहीं लगता है। तो मैं, अगर आप इतना तक तो पहुंचाओ, बाद में नंबर्स पे देखेंगे, लेकिन नंबर्स आज ये भी शायद बाजार बंद होने के बाद आने वाले। जी हाँ, और आप देखिए अनुमान जो लगाया जा रहा है, आप कह रहे हैं 4 डिजिट का अनुमान है कि 932 करोड़ रुपए का मुनाफा ये कंपनी पेश करेगी। तो 932 करोड़ से ऊपर जो भी आएगा वो अच्छा होगा, और आप कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए के आसपास का, तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। और करीब करीब 17.25% का मार्जिन का अनुमान लगाया जा रहा है। और अनिल, क्या सेल्स दिखाई आप, इसके मंथली नंबर्स उठाकर देख लीजिए। हीरो और होंडा के डिवोर्स के बाद हीरो ने तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कभी कभी डिवोर्स अच्छा होता है कम से कम हीरो के केस में तो ये दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अब अगर सेल्स दमदार है और मार्जिन से एक्सपांशन की जो आप बात कर रहे हैं, जो होने की संभावना है, तो फिर क्या होगा? अगर आप 25-30 बेसिस पॉइंट 17.25 से 17-17.25 की रेंज में मार्जिन दे दें, तो प्रॉफिट तो आपका 4 डिजिट में आना तय है। बिल्कुल, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, और बहुत लंबे समय से, हालांकि उसका अंदाजा लगाना प्री मैच्योर होगा, लेकिन बहुत लंबे समय से हीरो से बोनस ड्यू है। जी हाँ, चलिए, तो ये वो स्टॉक है जो आपकी नजर होनी चाहिए। दरअसल एचयूएल और हीरो मोटोकॉर्प बाजार बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन पोजीशंस तो देखिए पहले ही बनेंगी। एक और नतीजा आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 12 बजे के आसपास आएगा, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स का नंबर्स। और आप पिछले हफ्ते कह रहे थे कि इस बार जो है वो सेम स्टोर सेल्स नेगेटिव तो नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, और एक अच्छा तेजी बन सकती है फिर जुबिलेंट फूड वर्क्स में। अंदाजा 2.5% के आसपास की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का है, ठीक है ना। 2.5% के ऊपर जो भी आए बहुत अच्छा है, और लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं 4-4.5%, अगर वो आ गया तो जुबिलेंट का स्टॉक अंडर ओन्ड है, पिटा हुआ है, और भागने के लिए तैयार हो जाएगा। और जो कौल साहब थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद अभी बाजार को अनुमान है, इंतजार है नए सीईओ कौन बनते हैं। अगर वो इंटरनली किसी को एलिवेट करते हैं तो शायद बाजार ज्यादा हैप्पी होगा। हाँ, जो समझदार है, जिनको सिस्टम पता है, काफी समय से ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें आप
प्रमोट कर दें, उन्हें बना दें तो ज्यादा बढ़िया, बाहर से लाकर बिठाने के। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कुछ ब्रोकरेज हाउसेस इसके ऊपर काफी बुलिश होते हुए नजर आए थे। नतीजों से पहले ₹1500 की शायद डॉइचे बैंक की थी, डॉइचे बैंक की ₹1500 की रिपोर्ट थी। तो विश्वेश से पूछते हैं कि क्या जुबिलेंट फूड में एक मौका है खरीदारी करने का? जी बिल्कुल अनिल जी, जैसे आपने मेंशन किया जुबिलेंट फूड क्वांटरली हम लोग ऑलमोस्ट ₹900 से बुलिश है और हमारा ऐसा मानना है कि 1280 तक के लेवल चार्ट पे ही दिख रहे थे। वैसे में डॉइचे बैंक की जो आपने रिपोर्ट बताई 40% अपसाइड है। मेरा ऐसा मानना है कि करंट सीरीज में एज वी आर वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी ऑप्शन फ्रंट पे कुछ करा नहीं जा सकता है, बट नेक्स्ट सीरीज की फ्यूचर में डायरेक्शनली बेट ली जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 1280 तक की लेवल नवंबर में देखे जा सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट स्टॉक इज राइट नाउ शोइंग सम साइंस ऑफ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको 1100 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। ऊपर में 1280 तो इजीली देखे जा सकते हैं। 1280 तक जा सकता है। और वागले साहब भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। वागले साहब, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा? 1220 1240 ये मेरा व्यू है। और अगर 1260 के ऊपर वीकली या मंथली क्लोज देता है हेमंत, तो फिर मैं सीधे 1500 की बात करूंगा। जो आप जो टारगेट्स की आपकी बात की कि कौन से ₹1500 के टारगेट्स डॉइचे बैंक के लिए पिछले हफ्ते। हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली 6 से 12 महीने का होगा। लेकिन अभी अगर आप कोई लेता है, मुझे 1100 के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के 1220 का ट्रेडिंग व्यू बनता है कुछ दिनों के लिए। भारतीय एयरटेल से देखिए, जब एक्सपेक्टेशंस कम थी तो उन्होंने नतीजे अच्छे दिए, तो आज अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इससे भी एक्सपेक्टेशंस है नहीं तो ये भी आउट परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल संभावना है। तो नंबर्स जहां उम्मीदें कम है वहां थोड़े भी अच्छा है। तो एक्चुअली अच्छी बात है कि जैसे नंबर्स हैं वैसे बाजार ने रिएक्शन दिया है पिछले कुछ महीनों में, तो ऐसे में स्टॉक्स तैयार भी हो सकते हैं बड़ी तेजी के लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले हमें विदा लेनी होगी अम्बरीश बालिगा से, क्योंकि उनकी जगह पर हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं फंडामेंटल राय देने के लिए, जियोजीत बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त विश्वेश चौहान, संदीप वागले, किरण यादव, और अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जियोजीत बीएनपी पारिबा के हेड स्ट्रेटेजिस्ट गौरांग शाह। गौरांग जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार नहीं, सुप्रभात। ये बताएं सर, कौन से शेयर चुने आज आपने खरीदारी करने के लिए या बिकवाली के लिए? सुप्रभात आपको भी अनिल जी। और कुछ नई लिस्टिंग में से हमें काफी पसंदीदा अलग अलग भिन्न क्षेत्रों से शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं, और कुछ के जो नतीजे आए हैं वो काफी सराहनाजनक रहे हैं। तो RBL बैंक लिमिटेड ये लंबी अवधि के लिए निवेश की राय देंगे। इसके पश्चात ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, अगेन लिस्टिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या और जो लोग बीमा करते हैं उनकी अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो काफ़ी निचला स्तर है। और तीसरा है महानगर गैस लिमिटेड, एक मोनोपोली प्ले, और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी प्रेजेंस इनकी है, और जो भी पूंजी इन्होंने जुटाई है IPO के माध्यम के द्वारा वो विस्तार योजनाओं में और कैपेसिटी एक्सपेंशन में लगाएंगे। और ये तीनों ही कंपनियों की जो हम कवायद कर रहे हैं निवेश करने के लिए, कम से कम साल भर से या उससे ज़्यादा अगर आपका नज़रिया है तो तिमाही दर तिमाही नतीजे जो बेहतर आएंगे उसके आधार पर आपको ऊपर की तरफ के दायरे काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कमाई के मौके देने वाले कुछ स्टॉक्स। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कमाई के मौके बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। बताएंगे आपको कैसा खुलेगा भारतीय बाजार, क्योंकि SGX में थोड़ी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। 40 अंकों के आसपास का नुकसान है। रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर, 67 होल्ड हो पाता है और कमजोरी बढ़ती है, क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन 9:15 से होगा बाजार का भरपूर एक्शन शुरू। बताएंगे आपको शुरुआती कारोबार में कौन से स्टॉक से बड़े एक्शन में, क्या गैप से खुलने के बाद अहम सपोर्ट पर आ रहे हैं या बड़ी तेजी करने के बाद गिरने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में प्राइस का, वॉल्यूम का और दमदार परफॉर्मेंस का एक्शन, और उसके साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हमारे एक्सपर्ट के साथ, और हाँ, स्टॉक 2020 का अपडेट भी इस ब्रेक के बाद।